एक पेंडिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि साइंस का पार्ट 1, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैं अपना पेंडिंग टॉपिक और साथ ही में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करूँगा। तो PYQ भी देखेंगे, साथ में थोड़े से क्वेश्चन देख लेंगे जो उसके इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो एक बार ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन की हमारे पास दो डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन की हमारे पास दो डेफिनेशन है, ठीक है। पहली तो ये बोल दो कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू अ सब्सटेंस, या फिर एक डेफिनेशन और भी है, ये भी ऑक्सीडेशन की ही है, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन में आपको ऐसा दिख रहा हो कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में से, फ्रॉम अ सब्सटेंस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। इज ऑल्सो, यही है, ठीक है, ये मैंने एरो डाल दी, इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन की डेफिनेशन क्या बनती है, या पहले एक बार एग्जांपल समझ लेते हैं, दूसरी वाली देख लेते हैं जिसको हम रिडक्शन बोलेंगे। रिडक्शन कैसे, इसकी भी दो डेफिनेशन है। या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और अगर कहीं से, मतलब सब्सटेंस से किसी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ से, फ्रॉम अ सब्सटेंस, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है कि अगर हाइड्रोजन में थोड़ा छोड़ दे, अगले छोड़ देते हैं, हम ऑक्सीजन से बात करें तो ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन, और रिमूव हो रहा होगा तो रिडक्शन, सिंपल भाषा में, ठीक है। अब देखो, अभी आगे जाके मैं आपको दो चीज़ें और समझाऊंगा जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये दोनों जो है कैसे काम करेंगे देखते हैं। अगर कोई सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और कोई सब्सटेंस यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होता है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा, बस वही अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये रहा। अब एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अगर एक एग्जाम्पल हम सिंपल सी भाषा में एक एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल तो मैं लेता हूँ CuO प्लस H2, और यहाँ पे मैंने हीट कर दिया। मैंने आपको समझाया था कि ट्रायंगल मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है। तो क्या बना, कॉपर प्लस H2O, ये बना। अब देखो ये CuO क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। CuO क्या, इसके पास अभी O है, और आगे जाके क्या इस पर O है, क्या इस पर आगे जाके O है या नहीं, देखो क्या इस पर इस टाइम O है, नहीं है, O चला गया। देखो दोबारा देखते हैं, CuO पर इस टाइम O है, इस टाइम यहाँ पर O है, ठीक है, पर क्या यहाँ पर O है, अब नहीं है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते थे, रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन में यहाँ पर
ओ ऐड हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पर H2 था अकेला और यहाँ जाके ऐड हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड। मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, H2 यहाँ अकेला था और यहाँ पर आगे जाके क्या हुआ, ऐड हुआ है ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या पढ़ा था, इसे हम क्या बोल रहे थे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे थे, ऑक्सीडेशन बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे भाई। तो ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर हमसे कोई, अब हम यहाँ से ये पूछे, क्या पूछे कि इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो रिड्यूस हो रहा हो। तो यहाँ पर रिड्यूस कौन हो रहा है, तो क्या बोल रहे हो, ये रिड्यूस हो गया क्योंकि इस पे ऑक्सीजन है इस टाइम पर, आगे जाके इस पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते थे, अरे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते थे, रिडक्शन। ठीक है, तो CuO में से, CuO में से, ठीक है, CuO में से, CuO में से यहाँ पर हमारा देखो आगे जाके कॉपर में से ऑक्साइड जो है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो गायब हो गया, रिमूव हो गया, इसलिए इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। CuO जाके कॉपर बन गया, कॉपर ऑक्साइड जाके कॉपर बन गया, इसका मतलब क्या है, रिड्यूस हुआ है, और जो रिड्यूस होता है वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो, ऑक्सीडाइज तो फिर यही हो रहा है। ठीक है, ये H2 अकेला था, आगे जाके क्या हो गया, इस पर ऑक्सीजन आ गया, यानी कि यही ऑक्सीडाइज हुआ है, ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, H2 जो है हमारा वो क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। अब आखिर ये होते क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी। ठीक है, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ जरा, जैसे पहले बात करते हैं उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो खुद हो जाते हैं रिड्यूस और दूसरों को कर देते हैं ऑक्सीडाइज। खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस, और ऑक्सीजन दे देते हैं दूसरे को रिएक्शन के लिए, ऑक्सीडाइज के लिए। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है, जो रिड्यूस खुद हो जाते हैं उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं, कहने का मतलब क्या है, जो दूसरों को ना ऑक्सीजन दे देते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है, और जैसे जैसे आपने यहाँ देखा होगा कॉपर ऑक्साइड था, अभी मैं देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड था ना, इसने ऑक्सीजन दे दिया, इसने ऑक्सीजन दे दिया, कॉपर ऑक्साइड है ना, इसने ऑक्सीजन दे दिया, देखो यहाँ पे गायब हो गया ना ऑक्सीजन, और इसने ऑक्सीजन किसको दे दिया, इसको दे दिया था। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा हो, जो रिड्यूस हो रहा हो, जो रिड्यूस हो रहा हो वही हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा फिर, जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो, जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, द सब्सटेंस विच गेट्स, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड, तो H2S, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये क्या है, क्लोरीन गैस, ये क्या बन गया, सल्फर, और ये क्या बन गया, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर है इस टाइम, और आगे जाके, और आगे जाके ये देखो, ठीक है, आगे जाके गायब हो गया।
हाइड्रोजन इस टाइम है और आगे जाके गायब हो गया। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये रहा। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो देख लेते हैं, रिमूवल ऑफ H2 क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर देखना कुछ भी नहीं है इस टाइम, नहीं है इस पर कोई। अब देखो H आ गया, अब देखो H आ गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता था? रिडक्शन कहलाएगा। देख लेते हैं, ये देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो यानी कि ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ओहो, रिडक्शन। ठीक है, देखो, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है, तो रिडक्शन। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन यही है। तो इसमें हम ये देख लेते हैं एक बार, आखिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सब्सटेंस, देखो 4 बनते हैं पॉइंट, इस पे 4 पॉइंट बनेंगे। पहला बनेगा कि ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ वो कौन था? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है, H2S। सब्सटेंस जो रिड्यूस्ड हुआ हो, क्लोरीन। थर्ड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वो भी क्लोरीन है। और जो फोर्थ है वो कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। वो कौन है? वो होगा हमारा H2S। ये मैंने क्या बोल दिया, आपको समझ आया? मैं बता देता हूँ दोबारा। देखो, 4 आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिख रहे होंगे एक साथ। ठीक है, थोड़ा और छोटा कर देंगे तो सब दिखेगा, ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर H2S दिख रहा है, ये H2S पे आगे जाके हाइड्रोजन रिमूव हो गया। हाइड्रोजन रिमूव जिसका होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता था? रिडक्शन। तो यहाँ पर देखो भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आगे जाके हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है। ये देखो, अलग कलर लेके दिखा देता हूँ भाई, ये देखो, पर्पल कलर दिखाऊँ। यहाँ पर क्लोरीन जो है इस टाइम आगे जाके इस पे H नहीं था, लेकिन अब आ गया। लेकिन अब पहले इस पे H नहीं था, लेकिन अब आ गया, तो एडिशन हो गया ना हाइड्रोजन का, तो ये रिडक्शन कहलाएगा। तो ये रिडक्शन में है। ये कौन है? रिडक्शन में है। और ऑक्सीडाइज में कौन होगा फिर? इस पे हाइड्रोजन रिमूव करा है, देखो रिमूव कर दिया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये ऑक्सीडेशन में लिखा। अब जो रिड्यूस हो रहा हो वही रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो रिड्यूस हो रहा हो वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और मेरी इतनी सी बात समझ लो बस, जो बंदा, जो भी स्टूडेंट होगा यहाँ पर, यहाँ तक जिसने वीडियो देखी है, लेकिन एक बार ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। ये घर से है, होमवर्क में। मुझे बस कमेंट में, अगर तुम लोगों के पास टाइम हो, कुछ बदमाश बच्चे सोचेंगे कह रहे नहीं है टाइम, जायज कर, है ना। कोई कोई बोलेगा नहीं है टाइम हमारे पास, तो ठीक है, नहीं है तो कोई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके पास टाइम हो वो एक बार ये पूरा तरीके से लिख के कमेंट में एक बार भेज देना, फिर ऑक्सीडाइज्ड के सामने एग्जांपल दे देना, मतलब जो भी इनमें से ऑक्सीडाइज हुआ होगा, और सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ होगा। जैसे मैंने पीछे ऊपर 4 पॉइंट लिखे ना, ऐसे आप लोग भी ऐसे ही लिख के बता देना बस कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ये हमारा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बस ऐसे बता देना। बाकी
यही होमवर्क है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो पूछा जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अब थोड़े इफ़ेक्ट्स हम देख लें। अगर आप कॉपर को ऑक्सीजन में यानी कि हवा में, नॉर्मल हवा में उसको आप हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो, तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। और ये याद रखना, क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड है। ये किस कलर में होता है, ये किस कलर में होता है, ये ब्लैक कलर में। और ये किस कलर में होता है, रेड ब्राउनिश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर को आप हवा में जलाते हो, वो बोलेगा एक मेटल है एक्स, वो ना रेड ब्राउन कलर का है, और उसको आप नॉर्मल एयर में जला रहे हो। जब भी हम कोई चीज़ बर्न करते हैं तो याद रखना ऑक्सीजन से रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो एक मेटल है एक्स, उसको बर्न किया गया एयर में, हीट किया गया, तो वो ब्लैक पड़ गया, क्या पड़ गया, ब्लैक पड़ गया। तो बताओ कॉपर मतलब ये जो था, मतलब सॉरी कॉपर नहीं, मेटल एक्स का नाम क्या है, मेटल एक्स का नेम क्या है। मतलब ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखना, अलर्ट रहना। और फिर आगे 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 की ना इसकी और रिएक्शन बन सकती है, मैं दिखाता हूँ। देखो, अगर मान लो इसको वापस में, अगर इसको वापस से आप हाइड्रोजन को इसमें ऐड कर देते हो ना, कॉपर ऑक्साइड में वापस से हाइड्रोजन आप ऐड कर देते हो, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड कर दी और वापस से हीट चली रहा है, हीट कर रहे हैं, तो बन जाएगा कॉपर प्लस थोड़ा सा पानी। ठीक है, ये ब्लैक कलर का था ना, तो इसको आप वापस से रेड ब्राउन कर सकते हो। बस क्वेश्चन लेकिन फिर भी इस पे ज़्यादा बनते हैं, इस वाले पोर्शन पे जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब भी किसी आप मेटल को, जैसे मान लो लोहा ले लेते हैं, आप आयरन ले लेते हैं, आयरन को जब भी आप कभी खुले एरिया में रख देते हैं या फिर छत पे रख दिया, कहीं पे रख दिया, बाहर भी देखा होगा, बारिश में पड़ा हुआ है, ऐसे धूप में पड़ा हुआ है, तो उस पर जंग लग जाती है। क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। अब यही चीज़ हमें सीखनी है, आखिर ये क्या है। तो इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, ये ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल जो है बुरी तरीके से पूरा ही ग्रेजुअली हम कह सकते हैं उसको ईटन अप कर लिया जाता है, एयर, मॉइस्चर या फिर कोई भी केमिकल जब उसके सरफेस पे एक्शन करता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। एक ऐसा प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, जिसमें मेटल्स आर इटन अप, ठीक है, बाई, ऐसा नहीं कि एक बारी में खा जाएगा, धीरे 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 ग्रेजुअली। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर रिटन अप बाई, written up gradually by the action of एयर है, मॉइस्चर, इसको अलग अलग कलर से लिख देते हैं, एयर, मॉइस्चर। ठीक है, दो हो गए, एक हो गया एयर, एक हो गया मॉइस्चर, या फिर कोई भी केमिकल भी हो सकता है, या फिर कोई केमिकल, बस। ठीक है, इनके कहाँ हो गए, सरफेस पर। ठीक है, ये तो चलो मेरी स्क्रीन पे भी छोटी छोटी है,
आप लोगों के पेज पे ये ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं दिखेगी, तो बहुत इजी और छोटी डेफिनेशन है, ठीक है। तो याद रखना, सिंपल सा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल जो है ख़राब हो जाता है एयर, मॉइस्चर या फिर किसी केमिकल के इफ़ेक्ट की वजह से, ठीक है। और याद रखना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारे ये दोनों हैं, इन दो के बारे में पढ़ना है ढंग से। देखो, तो मान लो एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, मान लो एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, और हमने क्या करा, उसको छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? इन ओपन एयर, मतलब ये खुली हवा में छोड़ दिया, ठीक है, या फिर डैम्प एयर भी कह सकते हो, क्योंकि थोड़ी नमी वाली हवा में छोड़ दिया। कितने टाइम के लिए? जो थोड़े बहुत टाइम के लिए, ये नहीं कि पूरे टाइम के लिए छोड़ ही दिया। कितने टाइम के लिए छोड़ दिया? अब नॉर्मल जैसे अब आपके छतों पे बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमारी यूज़ में नहीं होती। मान लो किसी ने कोई पुराना गेट था वो छत पे रखा हुआ है, अब उसने नया लगवा लिया है, तो वो पुराना गेट जो है लोहे का वो छत पे पड़ा हुआ है ऐसे। तो बारिश है, नमी है, हवा है, ये सब चीज़ों की वजह से वो जंग खा जाता है ना। तो हम क्या लिखेंगे? इट गेट्स कवर्ड विद, इट गेट्स कवर्ड विद रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, ठीक है। ये देखो, ये है जंग, इसी को हम क्या बोलते हैं? रस्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? इसी को बोलते हैं रस्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं आयरन का, ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, पानी भी मान लो वहाँ पर है। देखो ये जो रिएक्शन है थोड़ी सी अजीब होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। होता क्या है कि यहाँ पर चीज़ें फिक्स नहीं है कि कितने पानी के मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे, कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा डिटेल में ही लिखो, नॉर्मल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा आयरन ऑक्साइड है एक तरीके से, पर यहाँ पर कितने पानी के मॉलिक्यूल है वो नहीं बताया जाता, तो एक्स लिख लेते हैं इसके आगे, ठीक है। तो ये आयरन है हमारा, ये ऑक्सीजन और ये पानी। अब ये पानी आया कहाँ से? हवा में ही था, एयर में था मौजूद, ठीक है। तो ये जो है ना, ये रस्ट है। तो असलियत में रस्ट का फॉर्मूला क्या बना? तो असलियत में रस्ट का फॉर्मूला क्या बना? Fe2O3। अब ये पानी के कितने मॉलिक्यूल हमें ये नहीं पता, क्योंकि ये चीज़ फिक्स नहीं है इस टाइम। ये रस्ट है। कभी देखा होगा कि आपने कभी कोई बिस्किट का पैकेट लिया, ठीक है, और इसको बिना किसी एयर टाइट कंटेनर में रखे, बिना किसी एयर टाइट कंटेनर में रखे आपने उसको खुला छोड़ दिया, या फिर आपने उसको अच्छे से पैक नहीं करा और वो खुला छोड़ दिया, तो थोड़े टाइम बाद देखोगे वो थोड़ा सील से जाता है ना, सील जाता थोड़ा सा, वो थोड़ा सील जाता है, आपने नोटिस करा है। तो उसका टेस्ट जो है वो क्रिस्पीपन जो है वो उसका वो ख़त्म हो जाता है, वो क्रिस्पीनेस जो है पूरी पूरी अच्छे से ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से बिस्किट हो गया, कोई नमकीन वगैरह आप खाते हैं, ठीक है, नमकीन ले लेंगे तब भी उसमें भी यही सीन होता है। नमकीन है, बिस्किट है, आप लोगों ने कुरकुरे वगैरह तो खूब खाए होंगे। वो ये सब चीज़ें जो ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े प्यार से थोड़े टाइम के लिए ही, थोड़े टाइम में ही वो ख़राब हो जाती हैं, उनका टेस्ट और स्मेल दोनों बुरी तरीके से बदल जाती हैं, टेस्ट एंड स्मेल दोनों क्या चेंज हो जाती हैं। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, वही देखना है, ठीक है। तो रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है? तो लिखते हैं व्हेन द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट, ठीक है, इन फूड get oxidized by the action of air। एयर में क्या है? ये एक्शन ऑफ ऑक्सीजन
जो एयर में है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन प्रोड्यूस हुई है ये एयर की ऑक्सीडेशन की वजह से, यानी कि फैट और ऑयल के ऑक्सीडेशन की वजह से, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो टेस्ट है विच गिव्स अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। कहने का मतलब क्या है, मान लो आपको कोई भी खाना है, कोई भी फूड है आपका, उस फूड में क्या था, या तो ऑयल होगा या फिर फैट, इन दो में से कोई भी चीज़ होगी। आपने देखा होगा जब नमकीन वगैरह होती है, बिस्किट होता है, उसके अंदर तो खासकर वो बनाए ही किससे जाते हैं, ऑयल से। ठीक है, अब ऑयल तो आ ही गया तो फैट भी 90% होगी ही होगी। तो ऐसा फूड जिसमें ऑयल है, और ऑयल है तो फैट भी होगी है विज, है ना, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एयर में ऑक्सीजन है, और उस ऑक्सीजन ने क्या करा, फूड से रिएक्ट किया, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अब ऑक्सीडाइज हो गया है तो उसने क्या बनाया, अब उसने बनाया एक ऐसा सब्सटेंस जिसका वेरिएबल टेस्ट, मतलब टेस्ट ऐसा है जो चेंज हो चुका है, जिसका टेस्ट ऐसा है जो चेंज हो चुका है, या फिर हम कह सकते हैं अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल। पहले कितना टेस्टी फूड था, खाने में अच्छा लग रहा होगा, पर लेकिन अब टेस्ट और स्मेल इसका क्या हो गया, अनप्लीजेंट, एकदम बदल गई। तो आखिर अगर घरों में आपने बहुत नोटिस किया होगा, तो क्या आपने कभी सोचा कि इसको बचाया कैसे जा सकता है? आप लोग भले जानते ना हो, लेकिन आपकी मम्मियाँ बहुत अच्छे से जानती हैं, उनकी साइंस नेक्स्ट लेवल पे होती है, तो जानते ही हैं हम अच्छे से। तो मैं आपको कम से कम पूरे 5 तरीके बताऊंगा। क्या बताऊंगा, पूरे 5 तरीके। ठीक है पहला, नाइट्रोजन गैस फिल कर दो। आप लोगों ने चिप्स का पैकेट देखे होंगे, या फिर जो लेज़ के चिप्स के पैकेट आते हैं, डायमंड वाले, जो भी आते हैं, ये जितने भी टाइप के हमारे जितने भी हमारे पैकेजिंग वाले फूड हैं, जैसे पोटैटो चिप्स वगैरह आती हैं, तो इनको रेंसिड ना हो जाए, इनको बचाने के लिए इसके अंदर नाइट्रोजन गैस फ्लश की जाती है। जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक अनरिएक्टिव गैस होती है, ये एक अनरिएक्टिव गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस फ्लश की जाती है, भरी जाती है, उसके अंदर फिल की जाती है। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, यूज़ या ऐड करके, यूज़ कर लो या कुछ भी लिख लो, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे जैसे एंटीबैक्टीरियल दवाई खाते हो तुम, एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटी का मतलब क्या है, जो किसी के अपोजिट या किसी के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी उसके बढ़ा के लगा देते हैं। यानी कि अगर मान लो किसी को कोई बीमारी है, वो बैक्टीरिया से हुई है, बैक्टीरियल डिजीज है कोई, तो वो क्या करेगा, एंटीबायोटिक्स लेगा। एंटीबायोटिक लेगा, यानी कि जो एंटी लग गया, तो यानी कि जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है उसको वो एंटीबायोटिक लेगा। इसलिए यानी कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। अब मान लो एंटीबायोटिक क्या होती हैं, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। अब किसी को बीमारी है और उसको वायरल फीवर है, ठीक है, फीवर है, और वो, या फिर किसी को कफ है, ठीक है, कफ कोल्ड कुछ भी हो गया, चलो हाँ, मान लो किसी को कोल्ड हो गया, कफ हो गया, अब उसने क्या ले लिया, एंटीबायोटिक ले ली। ठीक है, तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि जो ज़्यादातर जो कोल्ड और कफ होते हैं वो सारे वायरस के थ्रू होते हैं। और अभी हमने देखा कि एंटीबायोटिक जो होती हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, वायरस के अगेंस्ट नहीं। तो इसलिए कोल्ड और कफ जो होंगे वो, आप एंटीबायोटिक ले भी लोगे तो कोई फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, बस ये कि आपका जुकाम वगैरह तो ठीक नहीं होने वाला, इतना है। पर एक जो बेचारे अच्छे बैक्टीरिया होंगे आपके पास, जो गुड बैक्टीरिया होंगे आपके गट में, ठीक है, वो सब भी ख़त्म होने के चांस है। ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, वो भी उनका भी अंत हो जाएगा। तो इसलिए हमें
एंटीबायोटिक खासकर बिना डॉक्टर की परमिशन से नहीं खानी चाहिए, खुद से डॉक्टर नहीं बनना। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने दो चीज़ें डाल दी थी, ठीक है, एक तो नाइट्रोजन गैस फ्लश कर दी थी और दूसरी एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ एंटीऑक्सीडेंट्स के। एक आता है हमारा क्या कहते हैं इसको, BHT होता है तो, और एक तो BHA होता है। एक होता है BHT और एक होता है BHA, ठीक है। नाम याद कर लो, वैसे तो बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको। और अगर फुल फॉर्म जाननी है तो ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून होता है, और एक ये होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। तो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, आप एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हो। ये क्या होते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, ठीक है। अरे असलियत में कुछ नहीं होते, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये लोग, सिंपल भाषा में बताऊँ तो, ठीक है। जो ऑक्सीजन रिमूव करवा दिया उन्होंने। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको डाल दोगे, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स को डाल दोगे, तो खाना इजीली ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। और फूड क्या है, वो एकदम ठीक ठाक रहेगा लंबे समय तक के लिए। अब बात करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। क्या रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में। कहाँ रख दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, ठीक है। प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर। होता क्या है, अब फ्रिज के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है। लो टेम्परेचर क्या होगा, जब आप खाने को अपना फ्रिज में रख दोगे तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो भी कहने का मतलब क्या है, सॉरी, जो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसका, वो ऑक्सीडेशन क्या होगा, थोड़ा धीरे हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। इजीली हमारे जो ऑयल और फैट्स वाले फूड होंगे उनका ऑक्सीडाइज जो है थोड़ा धीरे हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा लो है, ठीक है। टेम्परेचर लो होने की वजह से जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, ऑक्सीडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हो, और नाइट्रोजन गैस फिलअप कर दी। और लास्ट तरीका, नहीं लास्ट नहीं, दो बचे हैं और, अच्छा। तो एक तरीका है कि उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दो, एयर टाइट कंटेनर में रख दो, ठीक है। और दूसरा सबसे लास्ट, मतलब फर्स्ट लास्ट ही आ गया, फर्स्ट लास्ट हमारा आ गया। इसको हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको सनलाइट से दूर। फूड को ऐसी जगह स्टोर करो अवे फ्रॉम सनलाइट या लाइट, ठीक है। तो होता क्या है, लाइट के एब्सेंस में जो ऑक्सीडेशन होता है फैट और ऑयल का, वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। बस और कुछ नहीं। मेन जो आपको याद रखना है, एक नाइट्रोजन गैस, ये ज़रूरी है। दूसरा ये अच्छा है, ये भी ज़रूरी है, अच्छा नहीं होता ज़रूरी है। और तीसरा हमारा ये वाला। तीन आपको याद रखने हैं, दो मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि जिंक प्लस, जिंक प्लस, यहाँ लिखा है जिंक प्लस इथेनॉइक एसिड, और ये हमारा इथेनॉइक एसिड होता है, इसको हम इथेनॉइक एसिड बोलते हैं। इसका नामकरण करना आप तब सीखोगे जब चौथा चैप्टर आएगा, और वो चौथा चैप्टर जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल याद रखो, जिंक है मेटल, यहाँ पर ही जिंक है, और ये इथेनॉइक एसिड ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने जिंक एसीटेट बनाया, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहीं से हो रही है, किसी भी तरीके से, क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन लग रही है, नहीं लग रही होगी, मुझे तो नहीं लग रही, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने देखा था कि एक सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस, वो दो या दो से ज़्यादा में टूटता था। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, ओ, यहाँ तो ऐसा नहीं है, बचा ये ऑप्शन तो नहीं है ना। अब देख लेते हैं एक बार, क्या ये वाला ऑप्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला हो सकता है, कॉम्बिनेशन वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने वहाँ सीखा था कि दो सब्सटेंस मिलकर के आपस में सिंगल सब्सटेंस बनाते थे, तो ये भी नहीं है। अब बचे ये दोनों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा था कि एक हायर रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, तो यहाँ पर तो एक मेटल ये रहा, ठीक है। और इसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को, जिंक। अब देखो रिएक्शन की सीरीज में दोबारा चलते हैं, है से हाइड्रोजन, देखो जिंक ऊपर है हाइड्रोजन से, तो इसीलिए जिंक ऊपर है, तो ये हाई रिएक्टिव मेटल हुआ। इसीलिए इसने क्या करा, देखो मैं दिखाता हूँ, इसने क्या करा, इस हाइड्रोजन को, जिंक ने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, और ये क्या बनाया, जिंक
एसीटेट और हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसीलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ऑप्शन बी। क्या आंसर हो गया इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हमारा 2024 का क्वेश्चन आया हुआ था MCQ और 1 नंबर मिल गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। क्विकलाइम हमने बताया था, मैंने बताया था चूना CaO, उसमें हमने क्या मिलाया? पानी मिलाया। जब हम पानी मिला देंगे तो क्या बनता था दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था। ठीक है, यहाँ पे 2 भी लगेगा क्योंकि कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। तो होता क्या है, ये 2 इसके नीचे और ये -1 जो है इसके नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा फॉर्मूला बनता है CaOH2। ठीक है, तो यहाँ पर CaOH2 बनेगा और साथ में क्या निकलता है? थोड़ी सी हीट। क्या निकलती है? हीट। अब आप देखो, अंदाज़ा लगाओ कि ये रियली रिएक्शन कहाँ पर है। ठीक है, देखते हैं। देखो, तो हीट निकल रही है, तो ये तो बात ठीक है, पर यहाँ पर बैलेंसिंग तो देख लेते हैं। चलो बैलेंसिंग भी देख लेते हैं। ये जो इक्वेशन है ना पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 2, एक ये रहा और एक ये रहा। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 ही है। ये 2 याद रखना, इसके और इसके साथ है, कैल्शियम के साथ नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 थे ना, तो यहाँ भी तो 2 हैं, ये रहा, और हाइड्रोजन भी 2 है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और क्या निकल रही है? हीट। तो यानी कि सी ऑप्शन हो गया। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है बैलेंसिंग वाला। ठीक है, तो ये तो आपका मस्त क्वेश्चन है। अब किसी किसी का बैलेंसिंग हार्ड होगी तो किसी किसी का इजी हुई होगी। तो कोफिशिएंट देखने में XYZ वाले कोफिशिएंट्स क्या होते हैं साथ में, यानी कि जैसे जिंक नाइट्रेट के साथ में क्या लिखा हुआ है? X, तो ये हमारा क्या है? कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है। तो हमें इनकी वैल्यूज़ बतानी है। क्या बतानी है? इनकी वैल्यू बतानी है। तो फटाफट से करते हैं। यहाँ पे लिखा है जिंक। अब देखो जितना जिंक होगा उतना ही जिंक यहाँ भी होगा पक्का। सिंपल सी बात है भाई, अगर यहाँ जिंक है तो फिर यहाँ भी उतना ही होगा ना। अगर मान लो यहाँ 3 है तो फिर यहाँ भी 3 ही होना चाहिए। तो यानी कि हमारा X और Y बराबर होगा। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें X और Y बराबर हो। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? ये देखो, ये X है, ये Y है, ये Z है, तो ये XY तो बराबर है नहीं। यहाँ पर बराबर है और एक यहाँ पर बराबर है, तो यानी कि ऑप्शन 2 ही सही है। मतलब इन 2 में से कोई सही है। ठीक है, या तो B या फिर C। अब वही देखते हैं इन दोनों में से ठीक कौन होगा। हमें पता लग गया है, या तो यहाँ पर 4 आएगा स्टार्टिंग में या 2। ठीक है, पता कैसे चला? क्योंकि X और जिंक कितना है? X है, और यहाँ पर जिंक कितना है? Y। यानी कि जितना यहाँ पर होगा उतना ही तो यहाँ पर होगा, या जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ होगा। यानी कि अगर मान लो मैं जिंक को कह दूँ कि ये 4 है, मान लो मैंने कह दिया ये कितना है? 4, तो चेक कर लूँ क्या हिसाब बनेगा इसका, कि यहाँ भी 4 लगाना पड़ेगा फिर तो। ठीक है, यहाँ कितना लगेगा? यहाँ पर लगाना है 2। ठीक है, यहाँ O2 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ 4 जिंक हो गए और ये 4 2 जा 8, यानी कि N कितने हो गए? बना लेते हैं हिसाब। ZN हमारे कितने हैं? 4। O कितने हैं हमारे? देखो 3 2 जा 6 और 6 4 24, 24 हो। और N कितने हैं? 2 यहाँ से गया और 4 2 जा 8N। N कितने हो गए यहाँ पर? 8। अब यहाँ N कितने हैं? इस साइड में, इस साइड देखो, इस साइड ZN कितने हैं यहाँ पर भी? ZN तो बराबर है। O कितने हैं इस साइड? देखो 2 2 जो 4, 4 और 2 6, और यहाँ 10, तो O तो बराबर नहीं है भाई, है ना। तो ये तो बराबर नहीं है, यानी कि ये वाला इक्वेशन गलत है, ऑप्शन गलत है वाला। बचा C। अब C भी देख लेते हैं फिर एक बार, जल्दी से C देख लेते हैं। तो मैंने बोला था कि B या C में से कोई होगा, C देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे मान लो मैंने लगाया 2ZN NO3 होल्ड पे ट्वाइस, और यहाँ भी 2 लगाया क्योंकि बराबर ही तो थे। जिंक ऑक्साइड प्लस यहाँ पे हमने क्या लगाना है? 4 लगाना है। अब देखो यहाँ पर ZN कितने हैं? यहाँ पर ZN कितने हैं? यहाँ 2। N कितने हैं? 4। कैसे? एक तो 2 ये वाला और बाहर से 2 ये भी तो है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करके 4 ही तो आएगा। और ऑक्सीजन कितना है? 6, क्योंकि 3 2 जा 6, और ये भी तो है फिर, तो कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12 हो गए। अब ऐसे ही यहाँ पर जिंक कितने हैं? देखना कितने हैं? 2। अब ये 2 इसके साथ भी तो है, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, 4 2 जा 8,
10 हो गए, अब 10 और 2 12, टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन यहाँ पर 12। अब यहाँ भी 12 है, यहाँ N4 है, यहाँ जिंक 2 है, यहाँ जिंक 2 है, यहाँ O 12 है, यहाँ पे N कितने 4, ऑप्शन सी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ये भी 2024 का ही है। ऐसी एक वीडियो जब भी आपको एग्ज़ाम आएंगे तो मैं उस टाइम पर एग्ज़ाम के टाइम पर आपके लिए बहुत सारे PYQs और बहुत सारे सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस भी लाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स रिएक्शन के बारे में दोस्तों एक बार देख लेते हैं। रिडोक्स, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों हो रहा हो, ऐसे टाइप की रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हो, उस टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी, जितनी भी आपने अभी ऊपर देखी थी ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक रिएक्शन दिखाई होगी, ये देखो, ये जो रिएक्शन है ये वाली, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भी क्या हुई, रिडॉक्स हुई, ये भी क्या हुई, रिडॉक्स। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। तो अब वो यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी है ऐसी, वो बताओ फटाफट। क्वेश्चन पे चलते हैं वापस, ये रहा। ठीक है, इनमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है विच कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, तो ये तीनों ही कंबाइन है। देखो, 2 कंबाइन होकर एक बना रहे हैं, 2 कंबाइन होकर एक बना रहे हैं, 2 कंबाइन होकर एक बना रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन तो पूछी ही नहीं है ना, पूछा ही बस एक ही ऐसी रिएक्शन जो कॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा, वो साफ दिख रहा है। देखो, इसमें कोई दिमाग की जरूरत ही नहीं थी, नॉर्मल बोला कि जो बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, तो यही एक ऐसी है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है।